गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार। स्टूडेंट्स, जब महात्मा गांधी 18 जुलाई 1914 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने गांधी जी को यह परामर्श दिया कि वे भारतीय राजनीति में शीघ्र प्रवेश न करें और कुछ समय में भारतीय राजनीति को अच्छी तरह केवल निरीक्षण ही करें। अपने राजनीतिक गुरु के परामर्श को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने 1919 तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। 1919 में भारत में ब्रिटिश सरकार कुछ निरंकुश कानून बनाने का यत्न कर रही थी। 1919 में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 बिल पेश किए जिन्हें रोलेट एक्ट कहा जाता है। इन बिलों के अंतर्गत पुलिस, मजिस्ट्रेट और नौकरशाही की निरंकुश शक्तियां दी जा रही थी। महात्मा गांधी ने सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि इन बिलों को पास कर दिया गया तो वे सत्याग्रह करेंगे, परंतु सरकार ने गांधी जी की इस चेतावनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उन 2 बिलों में से एक बिल को पास करके कानून का रूप दे दिया। और यहीं से फिर महात्मा गांधी जी ने हड़ताल, अनशन आदि के माध्यम से भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किया। गांधी जी को गिरफ्तार करके मुंबई भी भेज दिया गया। और महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ थे, ये उनके राजनीतिक विचारों से हमें पता चलता है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी कहते थे कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं, मैं अपने पीछे कोई वाद नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपने इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने किसी नए सिद्धांत की रचना की है। मैंने केवल अपनी विधि अनुसार अटूट सत्य को अपने दैनिक जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न किया। जिन विचारों का मैंने निर्माण किया है, जिन परिणामों पर मैं पहुंचा, वे अंतिम नहीं है। मैं कल ही उन्हें बदल सकता हूँ। विश्व को शिक्षा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सत्य तथा हिंसा उतने ही पुराने हैं जितने पहाड़। मैं इन दोनों सिद्धांतों के संबंध में बड़े स्तर पर प्रयोग किए हैं। ऐसा करते समय मैंने कई बार गलतियां भी की हैं तथा उन गलतियों से मैंने सीखा भी है। मैंने जो कुछ कहा है मेरे विचारधारा इसमें है। तुम इसे गांधीवाद न कहो, इसमें किसी प्रकार का वाद या आवरण नहीं है। तो इस प्रकार गांधी जी ने अपने विचारों का किसी वाद का नाम देने से संकोच किया, परंतु इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि गांधी जी के मानव जीवन के संबंध में और राजनीतिक समाज आदि के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें हम गांधीवाद का नाम दे भी सकते हैं। गांधी जी के प्रसिद्ध विचारों में प्रसिद्ध विद्वान रस्किन, थ्योडोर, टॉल्स्टॉय के लेखों का बहुत प्रभाव था। इसके अतिरिक्त वेदों, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान आदि ने भी गांधी जी के विचारों को बहुत प्रभावित किया था। गांधी जी के मुख्य राजनीतिक विचारों को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा राज्य संबंधी विचार। गांधी जी राज्य को आवश्यक प्राकृतिक एवं दैविक संस्था नहीं मानते थे। वो राज्य को एक आवश्यक संस्था ही नहीं मानते थे। वो एक राज्य को आवश्यक बुराई समझते थे। अपितु राज्य के वर्तमान रूप में वह बहुत विरुद्ध थे। गांधी जी के राज्य के संबंध में विरुद्ध का मुख्य आधार यह है कि राज्य हिंसा, भाव शक्ति पर आधारित है। कि राज्य शक्ति का प्रयोग करता है, वह हर बात को बलपूर्वक मनवाता है। हर बात को मनवाने के लिए मानव जनता के ऊपर वो शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए वो राज्य को पसंद नहीं करता था। राज्य हर बात हिंसा पर आधारित होती है और गांधी जी जो है हिंसा को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। गांधी जी चाहते थे कि राज्य तो मानवता सेवा के लिए एक साधन है। वह अपने इस उद्देश्य को तभी पूरा कर सकता है जब वह लोगों की इच्छा आधारित पर काम करे। परंतु राज्य जो है वर्तमान में भी हम देख रहे हैं और पहले से भी हम देखते हैं कि अपनी शक्ति के प्रयोग से व्यक्तियों से अपने आदेशों का पालन करवाता है। मानवता की सेवा के साधन की अपेक्षा दमन का साधन बनाता है। और गांधी जी इसलिए राज्य को एक आवश्यक नहीं मानते थे। उनका विचार था कि वह सरकार अच्छी होती है जो कम से कम शासन करे। यदि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में राज्य या सरकार का ही प्रभुत्व होता है तो इसे सब शासन नहीं कहा जा सकता। इसे जनता का शासन नहीं कह सकते। जिसे जनता अपना खुद शासन चुनती है वो जनता की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन
वर्तमान जो सरकारें हैं, वर्तमान जो राज्य हैं, वो जनता की इच्छा के अनुसार न चलकर अपने आदर्शों के अनुसार चलता है, जनता को चलाता है, और इसको हम सब राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि वर्तमान राज्य शक्ति का अधिक से अधिक केंद्रीयकरण हो रहा है और राज्य इस संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कुछ व्यक्तियों द्वारा ही होता है। इस कारण गांधी जी राज्य के वर्तमान स्वरूप को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारा आदर्श समाज। गांधी जी की दृष्टि में राज्य शक्ति पर आधारित है। ऐसे राज्य को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। गांधी जी एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जो राज्य विहीन हो, वर्ग विहीन हो, जहाँ स्वायत्तता गांव इसकी प्रारंभिक इकाइयाँ होंगी। ऐसे समाज में ना पुलिस होगी, ना सैनिक शक्ति होगी, और इनकी आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग जो है सब शासन और स्वयं संयम की पालना करेंगे। वो एक ऐसे समाज, आदर्श समाज की स्थापना चाहते थे जहाँ ना पुलिस राज हो, ना सैनिक शक्ति हो। वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य पर आधारित समाज चाहते थे, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। गांधी जी का यह आदर्श समाज लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होगा। प्रत्येक गांव में पंचायत होगी, सब शासित गांव एक ग्राम पंचायत और सुधार घर होंगे। वहाँ जेलें नहीं होंगी। छोटे छोटे स्वशासित गांव जो है वो खुद ही अपने फैसले करेंगे, अपने अपराधियों को सुधारेंगे और उन्हें लाभदायक नागरिक बनाने के लिए सहयोग भी प्राप्त देंगे। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अपितु अधिक आर्थिक क्षेत्र में भी लागू किया जाए। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण से तात्पर्य गृह और लघु उद्योगों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन करने में अपना अपेक्षित योगदान देना चाहता है। इस प्रकार गांधी जी एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना चाहते थे जहाँ ना हिंसा हो और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने रोजगार के अवसर या काम की जो तलाश है वो उसकी पूरी हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सके, जो पुलिस विहीन, सैनिक शक्ति विहीन राज्य हो। नेक्स्ट हमारा राज्य का कार्य क्षेत्र। स्टूडेंट्स, जब राज्य को गांधी जी एक आवश्यक समझते ही नहीं थे, इसलिए वो राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में भी यही कहते हैं कि राज्य के कार्य बिल्कुल सीमित होने चाहिए, बिल्कुल कम से कम कार्य करने चाहिए। गांधी जी का उद्देश्य राज्यहीन अहिंसात्मक समाज की स्थापना करना था, परंतु उन्होंने यह भी अनुभव किया कि यह लक्ष्य इतनी आसानी से, इतनी जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इतनी जल्दी राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। वो जो सवर्ण युग की कल्पना कर रहे थे वो इतना जल्दी, जो अहिंसा पर आधारित समाज है वो इतनी जल्दी आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्य सत्ता को भी तुरंत समाप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए वो राज्य के कार्यों को सीमित कर देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए और व्यक्ति के निजी कार्यों में तो कोई बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अहिंसा। अहिंसा गांधी जी के जीवन का अभिन्न अंग था। उनका मानना था कि जिस प्रकार पशु जगत में हिंसा एक आवश्यक नियम है, उसी प्रकार अहिंसा मानव जाति का मूल आधार है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ किसी को न मारना है, परंतु गांधी जी ने इस शब्द का अर्थ बहुत विशाल रूप में लिया है। उन्होंने अहिंसा को आत्मिक और दैवी शक्ति बताया है। उनके अनुसार अहिंसा से अभिप्राय है किसी भी को भी विचार अथवा शब्द या कार्य द्वारा किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाना। गांधी जी के विचारों के संबंध में दूसरों के बारे में बुरा सोचना, कठोर भाषण देना भी हिंसा ही है। वो वाणी के द्वारा भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, किसी के ऊपर वार नहीं करना चाहते थे। गांधी जी का विचार है कि अहिंसा पर विश्वास रखने वाला कभी किसी के प्रति घृणा नहीं करता, किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। नेक्स्ट है हमारा सत्याग्रह। सत्याग्रह बुराई के साथ संघर्ष करने की गांधी जी की विशेष विधि है। सत्याग्रह गांधीवाद का दिल अथवा आत्मा है।
शोषित लोगों को अत्याचार का सामना करने के लिए गांधी जी का एक विशेष दिन है, एक विशेष हथियार है। सत्याग्रह का संक्षिप्त अर्थ उस विधि से है जिस विधि के द्वारा बुराई, अन्याय तथा अत्याचार का सामना प्यार और स्वयं के कष्ट सहने से करता है। गांधी जी मानते थे कि सच्चाई पर डटे रहना एक सच्चा सत्याग्रही प्यार और बुराई का विरोध करता है। वह अपने विरोध को नहीं बल्कि स्वयं को कष्ट देता है तथा इस प्रकार अपने विरोधियों की आंतरिक भावनाओं को प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। कभी भी वह नहीं चाहता था कि बुरे शब्द या गलत कार्यों से किसी का हृदय दुखी किया जाए, बल्कि नम्रता सहित तर्कों के आधार पर स्वयं कष्ट सहकर विरोधी की आत्मा को न्याय करने के लिए प्रेरित किया जाए। सत्याग्रह की कई विधियां उन्होंने बताई हैं, जिसमें हड़ताल, धरना देना, सामाजिक बहिष्कार, हिजरत, व्रत रखना, सविनय विज्ञा आदि ऐसे बहुत सी विधियां हैं जिन पर चलकर गांधी जी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम नैतिक और आध्यात्मिक साधनों का प्रयोग करना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा धर्म तथा राजनीति। गांधी जी धर्म रहित राजनीति के कट्टर विरोधी थे। उनका विचार था कि राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। उनकी दृष्टि में धर्म रहित राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु यह बात वर्णन योग्य है कि गांधी जी का धर्म किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के सिद्धांतों की चार दीवारी में सीमित नहीं था, बल्कि वह एक विश्वव्यापी धर्म था। गांधी जी का धर्म वास्तव में विश्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों का समूह था। उनके विचार में इस ब्रह्मांड के लिए परम ब्रह्मा द्वारा निश्चित किए गए नैतिक नियमों पर एक अटूट विश्वास का नाम ही धर्म है। वह ऐसे विश्वास द्वारा राजनीति को पवित्रता प्रदान करना चाहते थे। धर्म के विचार के संबंध में गांधी जी ने स्वयं ही कहा था कि धर्म का तात्पर्य हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य उस पर ब्रह्मा द्वारा इस ब्रह्मांड के प्रबंध के लिए निश्चित किए गए नैतिक नियमों पर विश्वास रखना है। नेक्स्ट है हमारा साध्य और साधन। गांधी जी हमेशा अच्छे साध्य की प्राप्ति पर बल देते थे। उनका इस बात पर प्रभावशाली समर्थन था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए अच्छे साधनों का भी होना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने साधनों की तुलना बीज से की है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही वृक्ष लगेगा और वैसे ही फल लगेंगे। इस प्रकार कहा है कि यदि साधन ही अच्छे नहीं होंगे तो साध्य भी अच्छे नहीं होंगे, अगर साधन अच्छे होंगे तो साध्य भी अच्छे होंगे। गांधी जी का विचार था कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों का नैतिक पूर्ण होना आवश्यक है। ऐसा कहकर गांधी जी ने राजनीति में अध्यात्म को लाने का प्रयत्न किया था। गांधी जी का विचार था कि जिस चीज़ को मानव आत्मा अच्छी नहीं समझती उसे राष्ट्रीय आधारों पर अच्छा नहीं दर्शाया जा सकता। इस प्रकार गांधी जी साध्य की प्राप्ति के लिए नैतिक साधनों पर बल देते थे। स्वतंत्रता के संबंध में विचार। गांधी जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रथम स्थान देते थे। उन्होंने ऐसे विचारों की निंदा की थी जो राज्य को अधिक से अधिक शक्ति देने और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहते थे, बल्कि वो तो राज्य की शक्तियों को सीमित करके व्यक्ति को असीमित शक्तियां देना चाहते थे। 1942 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में लिखा भी था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को न्यौछावर करके किसी समाज का निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसा करना व्यक्ति के मौलिक स्वभाव के विरुद्ध है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के सींग या पूंछ नहीं हो सकती, उसी प्रकार कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता यदि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। गांधी जी का विचार था कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसे कायम रखने के लिए बड़े से बड़े बलिदान देने से भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। स्वराज्य के संबंध में विचार। स्वराज्य के संबंध में गांधी जी के विचारों के दो पक्ष हैं। एक तो यह है कि स्वराज्य का अर्थ लेते थे कि स्वराज्य एक सकारात्मक विचार है जिसका आंतरिक अर्थ आत्म शासन है। इस पक्ष से वह स्वराज्य का अर्थ इस प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्र रूप से में नहीं, बल्कि आत्म शासन और आत्म संयम के रूप में लेते थे। यह उनके स्वराज्य का आध्यात्मिक पक्ष था। दूसरा व्यवहारिक पक्ष व स्वराज्य का अर्थ लेते थे कि लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपने भाग्य के अपने यत्नों का निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गांधी जी का विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार स्वयं एक अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि यह तो साधारण लोगों को सच्चे अर्थों में स्वराज्य का आनंद लेने के योग्य बनाने की दिशा में प्रथम पद है। यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने लिखा भी है
कि उनके कल्पित साम्राज्य में निर्धन लोग धनियों के साथ समान रूप से अपने जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकेंगे तथा किसी को भी भोजन कपड़े की कमी नहीं होगी। प्रत्येक निर्धन और धनी व्यक्ति को समान रूप से स्वतंत्रता का फल भोगने का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र के संबंध में। गांधी जी पूर्ण रूप से लोकतंत्रवादी थे। उनका लोकतंत्र केवल राजनीतिक और क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। गांधी जी लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों को आवश्यक समझते थे। इसके साथ साथ नैतिक स्वतंत्रता पर भी वे सबसे महत्वपूर्ण बल देते थे। बहुमत के शासन का उनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वह यह अनुभव करते थे कि प्रचलित संसदीय लोकतंत्रीय प्रणालियों में लोगों का बहुमत शासन नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख नेता ही अपने विचारों के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। और ये आज तुम वर्तमान में भी देख रहे हो कि हमारे जो कुछ मुट्ठी भर राजनीतिज्ञ जो नेता हैं वही देश की शासन व्यवस्था को संभालते हैं। गांधी जी ऐसे लोकतंत्र के समर्थक थे जहाँ लोग आंतरिक पक्ष से पूर्ण रूप से स्वतंत्र तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए निडरता तथा योग्यता रखते हैं। तो गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ नैतिक स्वतंत्रता पर भी बल देते थे। ऐसे लोकतंत्र पर बल देते थे जहां लोग अपनी इच्छा अनुसार अपना शासन चला सकें। राष्ट्रवाद के संबंध में विचार। गांधी जी पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थे। भारत के प्रति उनके मन में अथाह प्रेम अथाह लगन थी। वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संबंध में गर्व की भावना अनुभव करते थे। गांधी जी के मन में यह तीव्र इच्छा थी कि वह स्वतंत्र भारत के राष्ट्रों के समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त करें। भी जो विश्व के सभी राष्ट्र हैं उनमें भारत का नाम गर्व से लिया जाए। उनके राष्ट्रवादी विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। एक सच्चे राष्ट्रवादी होने के कारण गांधी जी ने कहा था कि भारत में बनी हुई वस्तुओं को अस्वीकार करके विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना भारत के प्रति अन्याय करना है। ये एक अनुचित आत्मसंतोष है। देशी वस्तुओं को पसंद न करने के कारण विदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने का तात्पर्य है कि विदेशी बनना। जिस प्रकार हम अपने देश की वायु और अपने देश की भूमि को विदेशी वायु और भूमि से घटिया समझकर रद्द नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम देशी वस्तुओं को भी रद्द नहीं कर सकते। हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर काफ़ी विचार करना चाहिए। ऐसा गांधी जी ने खूब प्रचार किया और अपने विचारों में, कार्यों में, भाषा में, वेशभूषा में आदि में पूर्ण रूप से स्वदेशी होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का विश्वास था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयवाद के संबंध में विचार। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी जी एक पक्के राष्ट्रवादी थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके अंतर्राष्ट्रीयवादी होने के संबंध में कोई संदेह है। गांधी जी राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद को एक दूसरे का विरोधी विचार नजर आते थे। कुछ विचारकों को, गांधी जी को नहीं ऐसा आता था, वो इन दोनों को एक दूसरे का समर्थक मानते थे, परंतु गांधी जी के विचार के समर्थक नहीं थे, बल्कि उनका विश्वास था कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद को अवश्य ही साथ साथ चलना चाहिए। वो इस विचार से भी सहमत नहीं थे कि राष्ट्रवाद घृणा या कोई और बुराई उत्पन्न करता है, बल्कि गांधी जी का विश्वास था कि राष्ट्रवाद बुराई नहीं बल्कि आधुनिक राष्ट्रों की संकीर्णता की एक बुराई तथा नाश का कारण है। गांधी जी का विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय बनने से पहले राष्ट्रवादी होना तो आवश्यक है। पहले हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम विश्व के बारे में सोचेंगे। उनके विचार में यदि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद में कोई विरोध पाया जाता है तो इसका मुख्य कारण एक जाति द्वारा दूसरी जाति का लूट, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की लूट है। यदि विश्व के भिन्न भिन्न राष्ट्र उतनी ही वस्तुवादी से ही संतुष्ट रहें जितनी कि उनके पास है, तो राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद में किसी प्रकार का कोई विरोध ही नहीं हो सकता। तो गांधी जी राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों को साथ साथ लेकर चलना पसंद करते थे। दोनों में ही उनका विश्वास था। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के संबंध के बारे में विश्वास। गांधी जी लोकतंत्रीय प्रणाली की सफलता के लिए समझते थे कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आपस में मिलजुल कर रहे। एक ऐसा समाज जहां बहुसंख्यक भी होते हैं और अल्पसंख्यकों का होना भी स्वाभाविक है। ये अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, भाषा आदि स्वरूप के हो सकते हैं। बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों के आपसी संबंधों की समस्या प्रत्येक समाज में विद्यमान है। गांधी जी का मानना था कि समस्या को सुलझाने का विशेष उत्तरदायित्व बहुसंख्यकों के सिर पर है। बहुसंख्यकों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह है कि अल्पसंख्यकों के विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और जहाँ तक हो सके उन्हें सम्मान भी दे।
जो सरकार बहुमत के आधार पर अल्पसंख्यकों के विचारों के प्रति ध्यान नहीं देती वह सरकार भ्रष्टाचारी बन जाती है। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बहुमत को अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों को तरकशील और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भी कहा था। नेक्स्ट है पूंजी श्रम के संबंध में विचार। गांधी जी इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के हित सदा एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इस कारण इन दोनों श्रेणियों में इस परस्पर विरोध रहता है। वह इस बात को भी स्वीकार नहीं करते थे कि औद्योगिक पक्ष से विकासशील देशों में पूंजीपतियों का अधिक महत्व होता है तथा श्रमिकों को महत्वहीन स्थान मिलता है। इसके विपरीत गांधी जी का तो यह विचार था कि राष्ट्र निर्माण के लिए दोनों श्रेणियों का एक जैसा महत्व है, दोनों का पूर्ण सहयोग सहित कार्य करना चाहिए। बगैर श्रमिकों के पूंजीपति भी कुछ नहीं कर सकते। उद्योग फैक्ट्रियां लगाएंगे, श्रमिक ही नहीं होंगे तो उत्पादन कहाँ से होगा। और पूंजीपतियों के बगैर भी श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा, वो भी भूख से मर जाएंगे। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों श्रेणियों में संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब ये दोनों वर्ग अपने अधिकारों पर बल देते हैं तथा अपने कर्तव्यों के संबंध में लापरवाही से काम करते हैं। उनकी दृष्टि में यदि ये दोनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों को पहचानने का प्रयत्न करें तो इनके आपसी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए जा सकते हैं और इनके अंदर जो विरोध है, जो तनाव है दोनों वर्गों के अंदर, वो दूर किया जा सकता है। हड़ताल न केवल उद्योगपतियों के लिए अपितु श्रमिकों के लिए भी नुकसानदायक है कि श्रमिक बात बात पर हड़ताल करते हैं। हड़ताल का साधन उन्होंने अपनाया है, लेकिन पूंजीपतियों को भी हड़ताल के बगैर पूंजीपति भी ये नहीं समझते कि उन्होंने श्रमिकों के साथ शोषण कर रही हैं, उसको नहीं करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन संपूर्ण समाज के लिए हड़ताल या अनशन वगैरह जो है वो नुकसानदायक भी होते हैं, लेकिन अहिंसात्मक साधन होने के नाते गांधी जी इनका समर्थन भी करते थे अपनी बात मनवाने के लिए। संरक्षण प्रणाली। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि यदि सब लोग इतना ही धन और संपत्ति अपने पास रखें जितनी की उन्हें आवश्यकता है तो किसी समाज में भूख और कंगाली नहीं रहेगी तथा प्रत्येक व्यक्ति संतोषजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त करेगा। परंतु गांधी जी के सामने समस्या यह थी कि धनी व्यक्तियों से अतिरिक्त धन का किस प्रकार निकाला जाए। साम्यवादी विचारधारा ने इस संबंध में एक विधि अपनाई थी कि पूंजीपतियों को एक हिंसक क्रांति द्वारा जो श्रमिक हैं वो पूंजीपतियों से की जो श्रेणी है उससे धन निकलवा सकते हैं। हिंसा का मार्ग अपनाकर वो पूंजीपतियों को बंधक बनाकर उनको मालिकाना हक से वंचित कर सकते हैं, जैसा कि रूस में 1917 की रूसी क्रांति हुई थी उससे प्रेरित थे कुछ हमारे यहाँ कार्ल मार्क्स जैसे। उन्होंने भी यही साधन बताया था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के लिए मजदूर वर्ग को क्रांति करनी होगी, लेकिन गांधी जी इन साम्यवादी विचारधाराओं के पक्षधर नहीं थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने तो अब एक ही सिद्धांत पेश किया था जिसे न्याय व्यवस्था कहा जाता है। न्याय की सिद्धांत की बहुत साधारण व्याख्या यह है कि धनी व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि जो फालतू धन और संपत्ति उनके पास है वह उनके श्रम का परिणाम नहीं अपितु दूसरे लोगों के परिश्रम का फल है। ये जो श्रमिक वर्ग है ये उसकी मेहनत का फल है। उनका वह धन और संपत्ति संपूर्ण समाज की पूंजी है और वह स्वयं इस धन और संपत्ति के लिए समाज के केवल संरक्षक ही है। दूसरे शब्द में वह धनी व्यक्ति उस धन और संपत्ति के स्वामी नहीं बल्कि उनको स्थिति केवल संरक्षण वाली है। उन्हें केवल उतना धन और संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए जो उनकी साधारण आवश्यकताओं को पर्याप्त है और शेष धन और संपत्ति को संपूर्ण समाज के भले के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसका तात्पर्य कि गांधी जी ने धनी व्यक्तियों को धन कमाने तथा संपत्ति बनाने से मना नहीं किया, बल्कि उन्हें केवल इस बात का ज्ञान दिया कि जो फालतू और धन संपत्ति है जिसे वे कमाते हैं वह उनके उपयोग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की भलाई के लिए है। तो इस प्रकार हम गांधी जी के विचारों का आज हमने यहाँ डिस्कस किया। गांधी जी एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे। निष्कर्ष में हम यही कहेंगे, गांधी जी ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले जो एक महान राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी ने अन्य भी कई देशों के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके विचारों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को यहाँ
पूर्ण रूप से परिलक्षित किया हमारे सामने। तो इस प्रकार गांधी जी के राजनीतिक विचार बहुत ही महान थे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।